हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। ऑलमोस्ट 16 लेक्चर्स मैंने आपके साथ कर चुका हूं मैं, और इन 16 लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट सारे एंगल्स से अभी तक अपना क्रिटिकल रीजनिंग का जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है, उसको समझा। हमने ये भी समझा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, हमने ये भी समझा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या नहीं होते हैं, हमने स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स किया, हमने कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, इन्फरेंसेस, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें अभी तक ऑलमोस्ट दो बार लेसन नंबर 16 तक आते आते डिस्कस की हैं। इसमें मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, टफर लेवल के क्वेश्चंस दोनों ही डिस्कस किए हैं थ्रू आउट। तो अब वक्त आ चुका है एक समअप करने का, ठीक है। और इस समअप में हम आज इस लेक्चर में पर्टिकुलर हम रिवीजन करेंगे एक तरीके से सारी चीज़ों का जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, क्या एजम्पशंस हो सकते हैं, क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, क्या इन्फरेंसेस हो सकते हैं, ये भी सारे कुछ चीज़ें हम क्वेश्चंस के माध्यम से आज करेंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं ऐसे लाया हूँ जो इन सारे चीज़ों को टारगेट करेंगे एक साथ, यानी एक ही सवाल में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होंगे और हमें एक मौका मिलेगा दोबारा से ये देखने का कि हमारी तैयारी कैसी है, ठीक है। एग्ज़ाम्स का सीज़न तो आ ही चुका है, एग्ज़ाम्स आसपास हैं सारे के सारे, तो हमें भी अपनी तैयारी कमर कस के करनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ बहुत तेज़ी से। पहले मैं डायरेक्शंस पढ़ूंगा, ठीक है, और आप फिर से वही करेंगे। एग्ज़ाम में जैसे आप करते हो, जैसे आप रीड करते हो, तो यहाँ पर आप पॉज कर सकते हो और एग्ज़ाम लेवल की तरीके से ही आप क्वेश्चन को टेकअप करोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्शंस पहले पढ़ूंगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो अ सिचुएशन इज गिवन, ठीक है, फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स दैट थ्रो मोर लाइट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर जो पैराफ्रेज दिया है उसे हम यहाँ सिचुएशन बोल रहे हैं एक, और हर सिचुएशन के बाद 5 स्टेटमेंट्स दिए होंगे जो उस पर और भी ज़्यादा उस एलेबरेट करेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ठीक है। That will throw more light on the context of the situation. You have to take the given statements to be true if they seem to be at variance from commonly known facts. यानी अब हमें यहाँ पर सिर्फ अपने लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। अगर आपके इमोशनल सेंस से वो चीज़ गलत भी आपको लग रही हो, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको ट्रू मान के आगे बढ़ना है, ठीक है, उसको सच मान के ही आगे बढ़ना है। यानी हमें यहाँ लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे ही अपने फोकस करना होगा। Carefully analyze the situation and choose the option that depicts the correct relationship between the statements and the situation, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले तो पैराफ्रेज पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट्स जो 5 दिए होंगे फॉलो ऑन, और फिर देखेंगे ऑप्शंस, ठीक है। और चलिए मैं पहला पैराफ्रेज स्टार्ट करता हूँ। सो डू वुमेन मेक बेटर लीडर्स? इफ सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ बायोलॉजी बट बिकॉज देयर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. India's own experience with women in grassroots governance shows that women tend to have different priorities where it makes sense to invest in public health and social infrastructure. अब यहाँ ओवरऑल जिस्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है वुमेन की, वुमेन एम्पावरमेंट एज लीडर्स की बात हो रही है, और यहाँ पर उसके कुछ रीजंस देने की कोशिश की गई है दैट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर इंडियन एक्सपीरियंस की बात करी है, और इंडियन एक्सपीरियंस अगर सेकंड से प्रेमाइस अगर आप देखो तो इंडियाज ओन एक्सपीरियंस विद वुमेन इन ग्रास रूट गवर्नेंस, यहाँ पर गवर्नेंस यानी लीडरशिप की बात की जा रही है, और हमारे पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो वुमेन के साथ हैं लीडरशिप को लेकर के, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि वुमेन टेंड टू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज वेयर इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो वुमेन का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही टेंड करता है डिफरेंट प्रायोरिटीज की तरफ। शोमैनशिप की बात की गई है, शोमैनशिप, ईगो एंड ब्लस्टर डोंट वर्क फॉर वुमेन। मतलब यहाँ पर किसी तरीके की अगर आप देखें पैट्रियार्की की अगर हम बात करें तो जैसे मेन थोड़ा सा ईगोइस्टिस्ट होते हैं अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर के और अपने काम को लेकर के, लेकिन वुमेन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ काम पे वो फोकस करती हैं और जो उनका टारगेट होता है उसको अचीव करने की कोशिश करती हैं। वाइल कोलैबोरेशन कम्स ईजियर टू देम, यानी कि वो बहुत ही आसानी से कोलैबोरेट कर ले जाती हैं। और यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड की, इन अ पैंडमिक दीज क्वालिटीज मैटर ग्रेटली। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो वुमेन लीडरशिप की बात की गई है,
उनके अंदर कोलैबोरेशन अच्छा होता है, पॉसिबली अगर आप देखो तो उनके अंदर कोई ईगोटिस्ट या शोमैनशिप वाली बात नहीं होती है, वन शोमैनशिप उनको नहीं शो करनी है, उनको तो सिर्फ कोलैबोरेट करके चीज़ों को हल करना है। यानी गवर्नेंस की बात की गई है, लीडरशिप की बात की गई है, हेल्थ और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। एक जिस्ट हो गया, हमें पैसेज का आइडिया लग गया कि क्या प्रूव करने की कोशिश की गई। यहाँ पर वुमेन एक बेटर लीडर्स होते हैं ये बताने की कोशिश की है, सारे इन्फ्लुएंसेस उसको प्रूव कर रहे थे। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या बताते हैं हमें, तो यहाँ से क्लियर कर देते हैं और स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 5 और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अ लीडर इज समवन, पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। अ लीडर इज समवन हैविंग लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ एडुलेशन हुज बिडिंग हिज सबऑर्डिनेट्स हरी टू डू वर्क। यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटीज बताई गई हैं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, पर क्या यहाँ पे वुमेन लीडरशिप की बात की गई है? जी नहीं, ये तो एक जनरलाइज्ड लीडरशिप की बात की गई है, यहाँ पर वुमेन और मेन का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया है। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें एक्स्ट्रा एड ऑन मिली कि लीडरशिप के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अब हम ऑप्शन 2 देखेंगे। वुमेन लीडर्स कामली एंड कोऑपरेटिवली गेट द जॉब डन। क्या ये इन्फ्रेंस आ रहा था हमारे पैराफ्रेज में से? हाँ बिल्कुल आ रहा था। चलिए मैंने इस स्टेटमेंट को भी ले लिया है और मैं ऑप्शंस में देखूंगा कि क्या पूछा गया है मुझे। तो स्टेटमेंट 3 भी मैं देखूंगा। एज कोविड-19 टीयर्स थ्रू द वर्ल्ड, some places have tackled it more successfully than other and many of these are led by women। क्या ये मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता हुआ एक स्टेटमेंट होगा? फॉर एग्जाम्पल ताइवान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कोविड-19 की सिचुएशन, पैंडेमिक की तो बात इको हो रही थी, वहाँ पर लास्ट लाइन में पैंडेमिक के बारे में बात की गई थी और यहाँ थर्ड सेंटेंस में भी कोविड-19 की बात की गई और ये बताया गया है कि वुमेन बहुत बेटर एज अ देखा जाए तो लीडरशिप उन्होंने इस दौरान दिखाई है, इस पैंडेमिक के दौरान, और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कंट्रीज वाइज। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट है मेरे आर्ग्यूमेंट को। अब 4th देखते हैं। इन अ फेयर वर्ल्ड वन वुमेन्स सक्सेस और फेलियर इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू ऑल वुमेन। यहाँ पर कुछ वेवर्ड बात है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ा सा वेवर्ड है, मेरे आर्ग्यूमेंट को कुछ प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता स्टेटमेंट 4 के बारे में। चलिए स्टेटमेंट 5 क्या कहता है? वुमेन लीडर्स आर बेटर देन मेल लीडर्स। यहाँ पे कंपेयर किया फिर से इन टर्म्स ऑफ टैकिंग कॉन्क्रीट एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड हेल्थ केयर अरेंजमेंट्स। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी, सोशल इंफ्रा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी। यहाँ पर भी कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो काफ़ी इको होता हुआ मिल रहा है ये सेंटेंस। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लाइट और डाल रहा है मेरे उसमें पैराफ्रेज पे। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। ऑप्शंस पहले हम देखेंगे, पहले मुझे एक आइडिया हो गया, जस्ट हो गया कि मेरे स्टेटमेंट्स क्या क्या कह रहे हैं और मैं 1 बाय 1 ऑप्शंस को लूंगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ऑप्शन ए दैट 1 इज द कोर्स ऑफ एक्शन एंड 2 इज द एजम्पशन। अब मैं रिवर्ट बैक करूंगा फिर से और देखूंगा कि क्या पहला जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था वो कोर्स ऑफ एक्शन था। तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 के लिए कोर्स ऑफ एक्शन बताया गया है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अ लीडर इज समवन हैविंग लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ एडुलेशन हुज बिडिंग हिज सबऑर्डिनेट्स हरी टू डू वर्क। क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन है? जी नहीं, मैंने तो पहले ही बोला कि यहाँ पर तो लीडरशिप की क्वालिटीज बताई गई थी, तो ऑप्शन ए तो मेरा नहीं हो सकता आंसर, इसको मैं आउटराइटली यहीं से रिजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जी नहीं, ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज एन इन्फरेंस, थर्ड स्टेटमेंट स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट एंड फोर्थ इज अ कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, सपोर्ट, थर्ड स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा था, स्ट्रेंथन कर रहा था, ये तो हमने देखा था, और फिफ्थ स्टेटमेंट भी मेरे आर्ग्यूमेंट को टोटली पूरी तरह इको होता हुआ दिख रहा था मुझे। क्या मैं इसे फाइनल कंक्लूजन की श्रेणी में डाल सकता था? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकता था। जो नॉर्मल अगर आप स्टेटमेंट 5 को ले लो और वहाँ पे देयरफॉर लगा लो, चलिए पीछे चलते हैं और देयरफॉर लगाते हैं और सेकंड स्टेटमेंट को भी एनालाइज फिर से करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था वुमेन लीडर्स कामली एंड कोऑपरेटिवली गेट द जॉब डन। ये तो हम इन्फर कर सकते हैं, बहुत ही इजीली इन्फर कर सकते हैं। और ऑप्शन 3 बिल्कुल मेरा, अगर मैं आर्ग्यूमेंट में इसको जोड़ दूं तो क्या ये मेरे आर्ग्यूमेंट को ओवरऑल स्ट्रेंथन करेगा? बिल्कुल करेगा। इसने और एक्स्ट्रा एड ऑन प्रूफ दे दिया मुझे कि वुमेन एक बेटर लीडर होती हैं पैंडेमिक के दौरान, वो अच्छे से कोलैबोरेट कर लेती हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल स्ट्रेंथन करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे उन्होंने बोला ऑप्शन 5 जो है वो कंक्लूजन है हमारा। क्या मैं यहाँ पे देयरफॉर अगर लगा दूं, देयरफॉर वुमेन लीडर्स आर बेटर देन मेल लीडर्स इन टर्म्स ऑफ टेकिंग कॉन्क्रीट एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड हेल्थ केयर अरेंजमेंट। बिल्कुल तीनों प्रेमाइज को अगर मैं लेके दोबारा से पढ़ूं और यहाँ देयरफॉर लगा दूं तो ये मेरा परफेक्ट कंक्लूजन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है,
ये अगर मैं दोनों प्रीमाइसेस देखूं, दोनों विमेन की बात करते थे, लीडरशिप की बात करते थे, सब कुछ शोमैनशिप और ईगो और बस्टर की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें बताई गई कि वुमेन में नहीं होती हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट द वे दैट दे कैन डू द जॉब डन, वेरी वेरी गुड, बहुत आराम से हम ये बोल सकते हैं। देयरफॉर वुमेन लीडर्स आर बेटर देन मेल लीडर्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे कंपेयर किया था पिछले प्रेमाइस में कि मेल लीडर्स में जैसे इको होता है, ईगो होता है, स्टेटमेंटशिप होती है, वो वुमेन में नहीं होती है। तो बिल्कुल मेरा प्रूव होता हुआ दिख रहा है, तो मेरा आंसर बी आ जाएगा, एकदम क्लियर आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टिक कर सकता हूँ ऑप्शन बी पे, बिल्कुल टिक कर सकता हूँ। क्या ऑप्शन सी मुझे देखना चाहिए? देख लेते हैं। फोर्थ इज एन इन्फरेंस फ्रॉम द सिचुएशन, फोर्थ तो बिल्कुल वेवर्ड है, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, ए हो नहीं सकता था, फोर्थ इन्फरेंस है ही नहीं, फोर्थ स्टेटमेंट। और ऑप्शन डी कहता है वन इज द एजम्पशन, जी नहीं, वन एंड टू इज द चैलेंज टू द सिचुएशन, जी नहीं, टू इज एन इन्फरेंस, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन ई कहता है टू इज द एजम्पशन एंड थ्री इज द चैलेंज, नहीं, थ्री इज नॉट अ चैलेंज, थ्री इज द सपोर्टिंग स्टेटमेंट, तो बिल्कुल ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर होगा। पॉज करके अगर आप देखना चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, या पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इसका सेकेंड पेज भी आप देख सकते हैं, इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही सारी सिचुएशन दी गई है, पैराफ्रेज पढ़ूंगा मैं पहले ताकि टाइम और ज़्यादा हमारा वेस्ट ना हो। सारी चीज़ वैसे ही है, 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, डायरेक्शंस हम अगर वही पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो डायरेक्शंस थे वही क्वेश्चन 2 में भी फॉलो होंगे। यूएस अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप believes that Beijing is bent on replacing its primacy on the world's leading military and economic power. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं यूएस के, ही बिलीव्स, इनको एक बिलीफ है कि बीजिंग जो है वो बहुत जल्दी यूएस को ट्रिपल डाउन कर देगा मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में। ये उसका अपना बिलीफ है, ठीक है, ये वो बिलीव करते हैं। Actually, the US is itself responsible for its relative decline through wars in the Middle East. Actually, जो 15 साल से जो US की स्ट्रेटजी रही है, जो उन्होंने मिडिल ईस्ट में, इराक में भी जो अभी वॉर हुआ उसका, और उसके बाद अफगानिस्तान में उनका अटैक हुआ, तो इसकी वजह से उनका जो डिक्लाइन हुआ है, ये ऑथर मानता है, ये ऑथर बोल रहा है, ठीक है। बट व्हाट इज रियली स्क्रैपिंग यूएस स्ट्रेंथ इज इंटरनल डिवीजन। यहाँ पे 2 प्रेमाइसेस बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहा है कि यूएस इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जो कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में वॉर्स किए, उसकी वजह से वो डिक्लाइन कर गए हैं इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर के थ्रू। और इंटरनल डिवीजन यानी कि आपस में उनकी सहमति नहीं है, रिपब्लिक्स और डेमोक्रेट्स में भी देखा जाए तो आपस में लोग भिड़ते रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ इंटरनल डिवीजन में अगर हम बात करेंगे, यानी ब्लैक्स और वाइट्स की बात हो रही है या कुछ हो रही है, बहरहाल ये कुछ ना कुछ इको हो रहा है कि डिवीजन की वजह से यूएस पीछे हो रहा है, ना कि इस वजह से कि बीजिंग आगे हो रहा है, यूएस खुद पीछे जा रहा है। ये अभी तक हमें प्रूफ हुआ इस पैरा सिचुएशन से। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। पहला स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है द आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ रिच पीपल इन यूएस इंक्रीज 420%, बट दोज ऑफ द बॉटम एंड मिडिल रोज ओनली 20% एंड 50% सिंस 1980। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ टैक्स आफ्टर टैक्स इनकम की बात कर रहे हैं, नहीं इकोनॉमिकली कुछ बात हो रही है रिच पीपल के बारे में। क्या ये रेलेवेंट है अभी आर्ग्यूमेंट से? 420% से उनकी रिच पीपल की बढ़ गई, और लेकिन जो नीचे के जो लोग थे उनकी 20% और 50% बढ़ी। जी नहीं, ये बहुत ही इररेलेवेंट होगा आर्ग्यूमेंट से, उसका कोई खास लेना देना समझ में नहीं आया मुझे कि यूएस पीछे जा रहा था, ये तो बात समझ में आई। चलिए देखते हैं ऑप्शन 2 क्या कहता है। स्टेटमेंट 2 बढ़ते हैं। Donald Trump's policies against immigration, globalization and China have spread the blame everywhere except where it lies, the self-admiring ruling class of the US. ये तो इको हो रहा है, बिल्कुल इको होता हुआ दिख रहा है मेरे को आर्ग्यूमेंट से। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की बात हो रही है, चाहे वो इमिग्रेशन को लेकर के हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन को लेकर हो, चाहे वो चाइना का बिलीफ हो, चाइना को लेकर कुछ उनके धारणाएं हैं, वो सबको ब्लेम कर रहे हैं। दे हैव स्प्रेड द ब्लेम एवरीवेयर एक्सेप्ट वेयर इट लाइज। वो ये नहीं बता रहे एग्जैक्टली कि उनका खुद का जो सेल्फ रूलिंग क्लास, जो सेल्फ एडमायरिंग अपने आप को, उनका जो नेचर है, एटीट्यूड है, उसकी वजह से दिक्कत है एक्चुअली में, ना कि उनकी पॉलिसीज जो हो रही हैं। चलिए ठीक है, ये ऑथर का मानना हो सकता है, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर से सपोर्ट करती हुई दिख रही है मेरे को आर्ग्यूमेंट में। यूएस जीडीपी पर कैपिटा इज अराउंड $65,000, और जबकि चाइना की ओनली $9,500। तो कैसे हम ये बिलीव कर सकते हैं कि चाइना जो है वो ट्रिपल डाउन कर देगा?
इकोनॉमिकली अमेरिका को। क्या ऐसा हो सकता है? पर कैपिटा इनकम $65,000 है और जबकि चाइना में सिर्फ ये $10,000 भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल हमारे कंटेंशन के कॉन्ट्ररी है, ये तो हमें दिख रहा है, बिल्कुल रिवर्स है। चलिए ऑप्शन 4 क्या कहता है? स्टेटमेंट 4 कहता है, ये हमने कर लिया, एज फॉर मिलिट्री एक्सपेंडिचर चाइना's $250 billion pales before America's $649 billion in 2018। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अभी भी चाइना का अगर आप देखो तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है, जो अपने उन्होंने आर्मी पे खर्च किया है, वो सिर्फ $250 बिलियन है, और जबकि अमेरिका $650 बिलियन 2018 में खर्च कर चुका है। तो ये कहना कि मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली चाइना के पीछे चला जाएगा अमेरिका, ये बड़ी वेवर्ड बात होगी। ये भी इसको, ये इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को बता रही है, वीक कर रही है इस कंटेंशन को, बिल्कुल। ऑप्शन 5 क्या कहता है? बीजिंग इज अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम हैविंग द कैपेसिटी टू रिप्लेस द यूएस एज द ग्लोबल हेगेमॉन। अब ये क्लियरली बोल रहे हैं कि बीजिंग अभी बहुत दूर है इस बात से कि वो अमेरिका को ट्रिपल डाउन कर देगा इकोनॉमिकली या मिलिट्रीली। तो ये जो 3, 4 और 5 हैं, ये बिल्कुल वीक कर रहे हैं मेरे कंटेंशन को। और 1 और 2 अगर कहीं देखा जाए, कहीं ना कहीं बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को। 1 और 2 स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इन्फर तो नहीं हो रहे हैं, एजम्पशन भी नहीं है, ठीक है, कंक्लूजन भी नहीं हो सकते काफ़ी हद तक। और 3 और 4, 5 तो बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। चलिए मेरे ऑप्शंस क्या कहते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। चलिए ऑप्शंस देखेंगे, इसको यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ और नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कहता है 1 इज द कोर्स ऑफ एक्शन। जी नहीं, 1 कोर्स ऑफ एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी कहता है 2 इज एन इन्फ्रेंस, 3 स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट, 4 इज द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जी नहीं, 4 तो बिल्कुल कॉन्ट्ररी था। नंबर 5 सॉरी, 5 इज द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जी नहीं, वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था। सी देखते हैं, 4th इज एन इन्फ्रेंस फ्रॉम द सिचुएशन एंड 5 द सजेशन। जी नहीं, कोई सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं दिखा मुझे, बल्कि 5 तो बिल्कुल वीक कर रहा है मेरे कंटेंशन को, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ज़्यादा ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, जो मुझे क्लियर लग रहा है मैं क्लियरली आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता हूँ ऑप्शंस को। ऑप्शन डी क्या कहता है? 1 and 2 स्ट्रेंथन द सिचुएशन। ये तो हमें दिखा था, बिल्कुल ये स्ट्रेंथन होता हुआ दिखा था। और 3 और 4 and 5 वीकन द सिचुएशन, बिल्कुल ये भी हमें दिखा था, इको होता हुआ दिखा था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन डी बहुत ही लाइकली आंसर मिलेगा मुझे। ऑप्शन ई क्या कहता है? 2 इज एन एजम्पशन एंड 3 इज द चैलेंज टू द सिचुएशन। जी नहीं, 2 तो बिल्कुल ही स्ट्रेंथन कर रहा है, तो एजम्पशन तो नहीं लेके चल सकता। हाँ, 3 जो है वो बिल्कुल स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, पर वो चैलेंज नहीं कर रहा मेरी सिचुएशन को कहीं से भी, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। ए बी सी ई तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी पे हम टिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ये। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो फिर से आप देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही है। पैंडेमिक्स एंड एनवायरमेंट हैव अ क्लोज रिलेशन। यहाँ पर एनवायरमेंट और पैंडेमिक की बात की गई है, उनकी कंपैरिजन, दोनों के बीच के आपस के रिलेशनशिप की बात की गई है, कोरिलेशन की बात की गई है। थ्रू आउट हिस्ट्री एपिडेमिक्स हैव कॉज्ड लार्ज स्केल डेथ्स रिड्यूसिंग ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरमेंट। अब कैसे कोरिलेट हो रही है ये यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है इस प्रीमाइस में कि अगर आप हिस्ट्री में भी चले जाओ तो आप देखोगे कि एपिडेमिक्स की वजह से ज़्यादातर जो बहुत से लोग मर गए, लार्ज स्केल लोग मरे पैंडेमिक की वजह से। और जिससे हुआ क्या, जो हमारे एनवायरनमेंट पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन कम होगी तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा, कम पॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूरोप्स ब्लैक डेथ विच किल्ड ऑलमोस्ट 20 मिलियन पीपल ड्यूरिंग 1347 to 51 led to a drastic reduction in toxic lead pollution in the air for the first time in over 1000 years। अब यहाँ कंपैरिजन करके बताया है, एग्जैक्ट एक एग्जांपल दिया है कि यूरोप में जो एक क्राइसिस आई थी 1347 के आसपास की बात थी वो, जिसमें 20 मिलियन लोग मर गए थे। ब्लैक डेथ एक बहुत बड़ा प्लेग था उस टाइम पे आया था, जिसने बहुत से लोगों को मार दिया। ऑब्वियसली बात है, जिस देश में 30 से 40 मिलियन लोग रहते होंगे और अगर हाफ पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन कम हो रहा होगा, ह्यूमन इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट पे कम हो जाएगा, हम कम से कम एनवायरनमेंट का हनन करेंगे। टॉक्सिक लेड की बात की गई यहाँ पर, तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि सिचुएशन हमें क्या बता रही है, सिचुएशन हमें रिलेशनशिप बता रही है पैंडेमिक का और एनवायरनमेंट का, ठीक है, ये तो हमें क्लियरली पता चल चुका है। चलिए स्टेटमेंट्स हम देखते हैं क्या बताते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक इन 1610 लेड टू डेथ ऑफ फार्मर्स
with trees growing back on their farms and sucked CO2 out of the atmosphere led to the cooling of the planet and triggered a little ice age. अब यहाँ पर 1610 में जो स्मॉल पॉक्स आया था उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वहाँ पर भी फार्मर्स बहुत से मर गए, जिससे कि बहुत से ट्रीज ग्रो हो गए फार्म में, और उन्होंने क्या किया, CO2 ख़त्म कर दी बिल्कुल एटमॉस्फेयर से। और उसके बाद हुआ क्या कि इतना ठंडा हो गया हमारा प्लैनेट इस वजह से कि आइसेज आ गई थी, एक लिटिल आइसेज आ गई उस समय। तो ये हमें स्ट्रेंथन करता हुआ दिख रहा है। मेरे आर्ग्यूमेंट में अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो काफ़ी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आया है, एपिडेमिक्स का ये दिखा रहा है। ये पहला एग्जाम्पल है। ऑप्शन 2 क्या कहता है, ऑन द कॉन्ट्ररी पोस्ट पैंडेमिक पीरियड सीम्स टू हैव लेड टू लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर टू फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये तो सत्य बात है। जब ऑब्वियस ही बात है, जब मेरा पैंडेमिक खत्म होगा तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ेगा, फिर से गाड़ियाँ दौड़ेंगी रोडों पे, फिर से फैक्ट्रीज होंगी चलेंगी, और फिर से हम प्लास्टिक वेस्ट निकालेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ को निकालने के लिए, बढ़ाने के लिए तो हमें एक्टिविटीज़ बढ़ानी होंगी ह्यूमन को, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा नेचर का। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हम इन्फर कर सकते हैं अपने पैराफ्रेज में से। ऑप्शन 3 क्या कहता है, द एनवायरमेंटल improvements that we are witnessing currently due to the COVID-19 will also be short term if we do not make fundamental changes in the economy and our lifestyle। अब यहाँ सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने बोला कि अगर जैसे सेम अगर ऐसी सिचुएशन रही तो कोविड-19 खत्म होते होते एक ये जो हमें अभी थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट अच्छा हुआ दिखा है अपना थोड़ा बहुत, तो ये शॉर्ट टर्म होगा। और हमें अब अगर दोबारा उसको सस्टेन करना है, इस पर्टिकुलर जो हमने अभी तक इम्प्रूवमेंट किया है अपने एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन कम हो गया है, ये तो हमने देखा है, अक्सर न्यूज़पेपर में आ रहा है कि कोविड-19 जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से एटमॉस्फेयर में क्लियरिटी आई, स्मॉग कम हो गया, पॉल्यूशन कम हो गई, गाड़ियाँ कम थी रोड्स पे, CO2 कम निकल रहा था, और बहुत सी जो हार्मफुल गैसेस थी वो कम हो गई थी। तो ये चीज़ हमें पता चली है, और उसमें ये कहा गया है कि फंडामेंटल चेंजेस जो हमारी इकोनॉमी में आएंगे उसमें अब हमें अगर दोबारा से अगर हमें उसे सस्टेन करना है अपने एनवायरनमेंट को, तो हमें चेंजेस लाने होंगे फंडामेंटली। ठीक है, तो ये भी एक इको होता हुआ दिख रहा है काफ़ी हद तक। पैसेज में एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन का काम करेगा ये स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 क्या कहता है, ऑप्शन 4 कहता है द गवर्नमेंट शुड tax fossil fuels and other large carbon emitting products and incentivize investments in renewable energy storage and efficiency। अब रिन्यूएबल एनर्जी का एडवांटेज तो हमें पता है कि पॉल्यूशन कम होता है, और इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को भी एक ऐसा स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स को आप ज़्यादा टैक्सेशन डाल दीजिए ताकि लोग उसका कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी से करें, जैसे विंड और सोलर का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करा जाए। मतलब इस तरीके की अगर हम चीज़ें करेंगे तो हमें एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन फिर से मिल रहा है यहाँ पर। नेचर एंड इकोलॉजिकल, लास्ट ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, नेचर एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट शुड बी यूज्ड अंडर द एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा। ये भी एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है, और ये भी बताया गया है कि अगर हम नेचर और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स अगर हमें चलाने होंगे पैंडेमिक के बाद रिलेटेड टू लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, तो हमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे मनरेगा में जो मजदूरी होती है तो उसमें हम उनका इस्तेमाल करके उनको फॉरेस्ट में काम दे सकते हैं, नेचर को कंजर्व करने का काम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है। 3, 4 और 5 तीनों ही कुछ सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं, मेरे पास क्या ऑप्शन है और मुझे किस पे टिक करना चाहिए, यहाँ से क्लियर कर लेंगे और ऑप्शन देखेंगे। तो पहला ऑप्शन कहता है कि 1 इज द कोर्स ऑफ एक्शन एंड 2 इज द अजम्पशन। तो जी नहीं, ऐसा तो नहीं था, हमें इन्फरेंस मिला था वहां पर। और ऑप्शन बी कहता है 2 इज एन इन्फरेंस एंड 3 स्ट्रेंथेन्स द आर्गुमेंट एंड 5 इज द कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट। तो 5 तो हमारा सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है बिल्कुल, तो ये भी रिजेक्ट हो सकता है, और ये भी तो मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहां पे 1 एक इन्फर होता हुआ दिख रहा था स्टेटमेंट। ऑप्शन सी कह रहा है 1 स्ट्रेंथेन्स द आर्गुमेंट, और यहाँ पे है 2 इज, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, 2 शुड बी एन एजम्पशन, 3 इज द सजेशन टू दी सिचुएशन, 4 and 5 आर कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल 4 and 5 आर कोर्स ऑफ एक्शन, 3 इज अ सजेशन, ये तो हमें पता ही था, तो ये तो काफी लाइकली आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन 1 को मैं कंसिडर करूं तो वो काफी हद तक स्ट्रेंथन कर रहा था, बिल्कुल मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा था, और सेकंड को हम एक एजम्पशन मान के चल सकते हैं। अगर थोड़ी देर आप एजम्पशन का कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ पा रहे हो यहाँ पर, तो 3 तो एकदम बिल्कुल सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन था, और 4 और 5 भी कोर्स ऑफ एक्शन था, तो सी बिल्कुल काफी लाइकली आंसर होगा मेरा।
डी क्या कहता है, 1 and 2 स्ट्रेंथन द सिचुएशन, 3, 4, 5 वीकन द सिचुएशन। जी नहीं, 3 और 4, 5 तो हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन दिखा रहे हैं, ना कि स्ट्रेंथन या वीकन कर रहे हैं, तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ई कहता है 2 इज एन असम्पशन एंड 3 इज द चैलेंज टू द सिचुएशन। बिल्कुल ही वेवर्ड आंसर होगा ऑप्शन ई भी हमारा। तो ऑप्शन सी एक बहुत ही बेटर आंसर निकल के आएगा। ये तो क्लियर हो चुका था, क्योंकि 3 और 4, 5 के बारे में तो मुझे क्लियर पता था। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है अब आइडिया लग चुका है आपको। इसका सोल्यूशन अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये प्रोवाइड किया गया है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप जितना अभी तक हमने 16 लेसन्स में सीखा है वो सारी नॉलेज इस तरीके के टफर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आएगी। ये तो हमें आइडिया हो गया। काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चंस लेके चलता हूँ जब मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जब बात आएगी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो हमें अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्रिटिकल रीजनिंग के अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे काम आ जाएंगे। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको समझ में आया हो कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, इस तरीके के सवालों को। और फिर अगर आपको इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा उससे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, जय हिंद।